हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ एक रूल आता है यहाँ पर सॉरी, इसको हम बोलते हैं एरविन चरगाव्स रूल। कॉमनली इसको चरगाव्स रूल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या रूल है? इन डीएनए द प्रोपोर्शन ऑफ ए इज इक्वल टू टी एंड द प्रोपोर्शन ऑफ जी इज इक्वल टू सी। ठीक है, जितने ए होंगे उतने ही टी होंगे डीएनए में, और जितने जी हैं उतने ही सी होंगे। हमें पता है क्योंकि एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, बेस पेयर बनाते हैं। देयरफॉर ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। ठीक है, तो जितने ए और जी होंगे उतने ही टी और सी होंगे, और a प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चरगाफ रूल है। ये रूल जो है कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होता है। ठीक है, और 12th में जाके थोड़ा डिटेल में भी इसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है और उसका आंसर आपको फाइंड करना होगा। डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियम। The proportion of cytosine was found to be 37%. Calculate the amount of adenosine. ठीक है, अब यहां पर दिया है प्रोपोर्शन किसका? साइटोसिन का। कितना है? 37%। ठीक है, तो डीएनए में 37% साइटोसिन है, तो इससे हम लोग क्या पता कर लेंगे? सी किसके साथ मैच होता है? जी के साथ। ठीक है, तो सी कितना है, साइटोसिन कितना है? 37%, तो जी कितना होगा? 37%। मतलब इफ सी इज 37% तो जी प्लस सी 74%। तो बचा कितना? 26%। वो जो बचा 26%, उसमें क्या क्या बचा? ए और टी बचा। ठीक है, और हमें पता है ए और टी इक्वल होता है, तो क्या करेंगे? 26 को डिवाइड कर देंगे 2 से। सो ए प्लस टी, तो कितना? ए प्लस टी कितना निकल के आया? 100 में से 74 तो जी और सी है, तो ए प्लस टी इक्वल टू 26%। हमें पता है ए और टी बराबर होने वाला है, तो एडेनिन कितना निकल गया? 13%। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये परसेंटेज में आया है, कहीं नंबर कैलकुलेट करने को आ सकता है कि 1000। मतलब खुद से करके देखो, मान लो कि यहाँ पर एक 2000 बेस पेयर का डीएनए है और उसमें 600 साइटोसिन है, तो एडेनिन कितने होंगे? खुद से कैलकुलेट करके देखो। 2000 बेस पेयर का डीएनए है। ठीक है, 2000 बेस पेयर का डीएनए, उसमें से 600 जो है आपके साइटोसिन है, तो एडेनिन कितने होंगे? ऐसे कैलकुलेट करो, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म के दिए, जैसे बैक्टीरियोफाज, ये कुछ वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। लैम्डा 174 इसका नाम है। ठीक है, उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके जीनोम में। उसके बाद बैक्टीरियोफाज लैम्डा, सॉरी ये लैम्डा है, दिस इज साई। ठीक है, साई 174, इसमें 48502 बेस पेयर्स होते हैं। उसके बाद इकोलाई में 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, और ह्यूमन का हैप्लॉइड कंटेंट मतलब एन नंबर जितना है, कितना है? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म का दिया है जो पूछा जाता है, हमको याद रखने हैं चारों के वैल्यूज। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द लेंथ ऑफ डीएनए हम कैसे करेंगे? तो लेंथ ऑफ डीएनए कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बेस पेयर से। जैसे कि नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन कितने, हम अभी मैंने बताया कि 6.6 इंटू 10⁹ है। द लेंथ ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा? 6.6 इंटू 10⁹, और एक बेस पेयर के बीच में कितना होता है? 0.34 इंटू 10⁹। तो कितना निकल के आया? 2.2 मीटर्स। ठीक है, इन इकोलाई द लेंथ ऑफ डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर निकालना हो तो क्या करेंगे? इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेस पेयर भी निकाल सकते हैं और बेस पेयर से लेंथ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक बेस पेयर के बीच में इतना डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, टेस्ट में भी मिल सकते हैं और मेन एग्जाम में भी मिल सकते हैं। और इस तरीके के कुछ क्वेश्चन जो है वो 12th में भी आएंगे, जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे, वहां पे भी ये चीज रिपीट होती है एक तरीके से। ठीक है, तो जेनेटिक्स में भी सेम चीज हम लोग एक बार रिपीट करेंगे 12th में। उसके बाद टाइप्स ऑफ डीएनए, ये मैंने कुछ लोगों को बोला भी था खुद से फाइंड करने के लिए।
ठीक है। तो डीएनए अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जैसे ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और जेड टाइप। हमारे अंदर जो होता है वो होता है बी टाइप, मोस्ट कॉमन डीएनए इज बी टाइप। इसमें फर्क क्या है, ए में देखोगे, ठीक है, कंडीशंस क्या है, 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में ये होता है, ये आयंस इसको स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। ये 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में रहता है, इसका लो आयनिक स्ट्रेंथ होता है। बेस पेयर पर टर्न हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हर टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं, बट ए वाले में 11 होते हैं, ठीक है। वर्टिकल राइज पर बेस पेयर, हर बेस पेयर पे कितना ऊपर उठ जाता है वो डीएनए, ठीक है, तो वो। और हेलिकल डायमीटर, ठीक है, तो बी वाले का 20 एंगस्ट्रॉम हमने पढ़ा था, इसका 23 है, उसी तरीके से बाकी दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। इन तीनों का रोटेशन जो है वो राइट हैंडेड रोटेशन है, और जेड टाइप का जो है वो लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइप ऑफ डीएनए हैज लेफ्ट हैंडेड रोटेशन, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ये टेबल एक बार ध्यान से देख लो। हमारा जो डीएनए है, मोस्ट कॉमन डीएनए जो है वो बी टाइप डीएनए, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी एक जेनेटिक मटेरियल के पास होनी चाहिए। एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका, वो अपने कॉपीज बना सके, ये प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए, मींस वो रेप्लिकेशन कर सके। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बनना। केमिकल एंड स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबल होना चाहिए। जैसे आरएनए था वो उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए हमारे अंदर डीएनए इवोल्यूशन में पहले आरएनए होता था, फिर धीरे धीरे डीएनए डेवलप हुआ, क्योंकि डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, हजारों सालों तक स्टेबल रह सकता है। अभी भी हमें कुछ फॉसिल्स मिलते हैं तो उसमें से हमें डीएनए मिल जाता है, ठीक है। तो इतने हजारों सालों तक डीएनए स्टेबल रहता है, बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो वो एक अच्छी प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की। प्रोवाइड द म्यूटेशन नीडेड फॉर इवोल्यूशन, और उसमें थोड़े थोड़े म्यूटेशंस भी होते रहे जिस इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी टू एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर्स, ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे, अबाउट मेंडल के लॉ पढ़ेंगे, मेंडेलियन कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल ये है कि वो अपना इनहेरिटेंस शो कर सके, मतलब फादर से मदर से जो है वो ऑफस्प्रिंग में जा सके और सेम चीज एक्सप्रेस करे जब वो दूसरी जनरेशन में जाता है, तो ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए, तभी हम उसे एक गुड क्वालिटी जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्यों आरएनए जो है हाईली रिएक्टिव है, हाईली अनस्टेबल है, और रीजन क्यों डीएनए स्टेबल है, ठीक है। रीजंस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए एंड रीजंस फॉर म्यूटेबिलिटी ऑफ डीएनए, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड की होने की वजह से इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है, इसमें जो है उतना स्टेबिलिटी नहीं रहती। दूसरा, थायमिन जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें जो है यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एब्सेंस ऑफ 2 प्राइम OH इन शुगर, ठीक है, जो शुगर होता है यहाँ पर हमने देखा था कि डीएनए में जो शुगर होगा हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम होती है, यहाँ पे OH की जगह पे H होता है, वहीं आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे OH होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत रिएक्टिव हो जाता है, राइबोज की वजह से, इस OH की वजह से बहुत रिएक्टिव हो जाता है, किसी के साथ भी रिएक्ट करने लगता है। बट यहाँ पर ये उतना रिएक्टिव नहीं होता, लेस रिएक्टिव रहता है, इसलिए स्टेबल रहता है, ठीक है। और इसी के ऊपर इनका नाम रखा गया है डीऑक्सी। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन तो होगा ही डीएनए में, दिख ही रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन। जो शुगर है, देखो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो जो शुगर है वो डीऑक्सी शुगर होगी। डीऑक्सी शुगर मतलब कार्बन नंबर सेकंड काउंट करते हैं हम यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 दूसरे नंबर कार्बन पे ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 प्राइम बोलेंगे इसको, 2 प्राइम OH यहाँ पर नहीं है। 2 प्राइम पे क्या है, सेकंड कार्बन पे क्या है, H और H है दोनों तरफ, OH नहीं है। और यहाँ पर राइबोज में आरएनए में OH होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और इन्हीं के नाम पर ही दोनों का नाम रखा गया है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आरएनए स्टेबल, सो आरएनए वायरसेस, जो भी आरएनए वायरसेस होते हैं वो म्यूटेट होते हैं, इवॉल्व फास्टर। बट इसका भी एक फायदा भी है इसका, कि जो आरएनए वायरसेस है, जैसे कोरोना वायरस है, हम देखते हैं कि उसके डिफरेंट स्ट्रेन बन गए हैं, उतना इजीली उसका वैक्सीन नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो म्यूटेट होते रहते हैं और अपने आप को चेंज करते रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इसका नुकसान भी है और वायरसेस इसका फायदा भी उठा रहे हैं, ठीक है।
डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ऑन हीटिंग दे सेपरेट इन अप्रोप्रिएट कंडीशन दे कम टुगेदर, ठीक है। तो अगर ये डीएनए जो हेलिक्स को अगर हम हीट करते हैं तो ये सेपरेट हो जाते हैं, और फिर जब कूल करेंगे तो फिर ये जो है कॉइल कर जाएंगे। In Griffith's experiment, some properties of DNA of the heat-killed bacteria did not destroy. It indicate the stability of DNA. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें देखा था उसने कि डीएनए जो है वो हीट किल होने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और वो इसका मतलब उससे पता चला कि डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। ये अलग अलग हो जाएगा गर्म होने पे, हीट करने पे, बट जैसे ही वापस से ठंडा होगा ये वापस से डीएनए अपने फॉर्म में आ जाएगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है डीएनए की। फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए इज बेटर ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर किसी को इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो डीएनए यूज करेगा क्योंकि वो बहुत स्टेबल है। बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर, बट आरएनए बहुत फास्ट है, बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है। तो हमारे बॉडी में स्टोर करने के लिए डीएनए रखा हुआ है हमने, और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए हम आरएनए यूज करते हैं। हमारे अंदर भी आरएनए होता है, उसको हम अलग अलग टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक है, आरआरएनए। तो एमआरएनए जो है वो मैसेंजर का काम करता है, मैसेज न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बाहर ले जाने का काम करता है। तो ऐसे बोल सकते हैं डीएनए जो बॉस है, आरएनए सेक्रेटरी है, और प्रोटीन्स जो है वो एक तरीके से मजदूर है, जो वर्कर्स है। तो डीएनए सिग्नल देता है, ऑर्डर देता है, आरएनए उस ऑर्डर को पहुंचाता है कहां तक, वर्कर्स तक, और वर्कर्स एक्चुअल में काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो मेन काम है वो प्रोटीन्स करती हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में, और एंजाइम्स आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो मेन जो फंक्शंस हैं वो प्रोटीन्स करते हैं, बट कौन प्रोटीन क्या करेगा, कब बनेगा कब नहीं बनेगा, वो डिसाइड करता है डीएनए। और बीच में जो मैसेंजर का काम करता है वो होता है आरएनए, जिसको हम एमआरएनए बोलते हैं। RNA can directly code for protein synthesis, hence can easily express the character. DNA is dependent on RNA for protein synthesis, ठीक है। और DNA डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करा सकता, उसे बीच में एक मैसेंजर चाहिए, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक पहले जब डीएनए नहीं बना था उससे पहले आरएनए वर्ड हुआ करता था। RNA was the first genetic material. It acted as genetic material and catalyst. Essential life process, metabolism, translation, span evolved around RNA. ठीक है। DNA evolved from RNA to stability. ठीक है। तो DNA जो है वो RNA से बना, RNA अनस्टेबल था, DNA उससे स्टेबल बना, ठीक है। उसके बाद आता है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा क्या है? इट इज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। इट स्टेट दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है। तो इसने बोला कि ये यूनिवर्सल है सेंट्रल डॉगमा, और ऐसे ही होता है सबके अंदर। कैसा होता है? हमेशा डीएनए से आरएनए बनेगा, उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनेगा, उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। प्रोटीन से जो है आरएनए नहीं बन सकता, आरएनए से डीएनए ये बन सकता है, ठीक है। आरएनए से डीएनए बन सकता है इन सम वायरसेस, उनको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये हमारे अंदर नहीं हो सकता। डीएनए से डीएनए बन सकता है, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। जो हमारे सेल्स जब डिवाइड करते हैं, सेल साइकिल में हमने पढ़ा था, डीएनए जो है वो एस फेज में रेप्लिकेट करता है, और ये एक सेल में एक ही बार होगा जब डिवाइड करेगा। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हजारों बार सेल में हो सकते हैं, ये उसके डे टू डे एक्टिविटी के हैं, ठीक है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमारे अंदर नहीं हो सकता, वो सिर्फ कुछ वायरसेस कर सकते हैं जो कि आरएनए वायरस होते हैं, जैसे कोरोना वायरस है, एचआईवी वायरस है, वो सिर्फ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, उनके पास ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनके पास एक एंजाइम होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो हमारे पास नहीं होती, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है सेंट्रल डॉगमा का, ये फिक्स है। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया में डीएनए से सीधे प्रोटीन बन जाएगा या आरएनए से बन जाए, ऐसा नहीं, ये फिक्स है, सब में यूनिवर्सल है ये, ठीक है। तो इतना हमको यहाँ पे याद रखना है, फिर आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें अच्छे से समझ लो, 12th में भी ये चीजें आएंगी जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, तो जो चीजें यहाँ पे जो अच्छे से समझ जाएगा उसको 12th में जेनेटिक्स इजीली समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।